जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। और इस क्लास में जीके जीएस की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि SSC CGL ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये 12 सितंबर 2024 शिफ्ट सेकंड में आए क्वेश्चन लिए गए हैं। इससे पहले हम 14 क्लासेस कर चुके हैं और आज की जो है ये हमारी इसकी 15वीं क्लास है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या बजाज ऑटो, डाबर या टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। फिर पूछ जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो आप उनको नोट जरूर करेंगे। और वीडियो खत्म होने के बाद आप 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा रिकेप लेंगे ताकि आप जो है ये रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? जैसे हमारे देश में क्रिकेट के लिए इंडियन प्रीमियर लीग चलता है उसी तरह कबड्डी के लिए भी कबड्डी लीग शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? तो की गई थी 2014 में। जैसे हमारे यहाँ पर टीम्स होती हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स से, उसी तरह का प्रो कबड्डी लीग में भी जो है तो ये टीमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुए और वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो जो वेदांग है ये हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं, इनकी संख्या पूछी गई कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो है ये कितनी? 6 होती है। कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर पूछी गई है। अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये 1951 से लेकर 56 तक चली थी। इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी मैं बता दूं ये हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल पर जो है ये आधारित थी पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है तो किसकी इसकी वास्तविक दर पूछी गई तो इसकी जो वास्तविक दर थी ये थी 3.6। कितनी इसकी जो वास्तविक दर थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की? 3.6 इसकी वास्तविक दर थी। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया तो ये रूस से लिया गया था। कहाँ से? रूस से। उस समय रूस को जो है ये क्या सोवियत संघ कहा जाता था। क्या कहते थे? सोवियत संघ इसको कहा जाता था, रूस को। तो वास्तविक दर जो है तो 3.6 थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली? हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। तो मैं 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं बताने वाला हूं। तो देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66, चौथी 1969 से 74, पाँचवीं 1974 से 78, छठवीं 1978 से 1980 से 1906वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं 1985 से 90, आठवीं 1992 से 97, नौवीं 1997 से लेकर 2002 तक, 10वीं 2002 से लेकर 2007 तक, ठीक है, 11वीं 2007 से लेकर 2012 तक और 12वीं 2012 से लेकर 17 तक। तो ये हैं 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं। इनको सन के साथ आप याद रखेंगे क्योंकि सन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष संरक्षण के 5 एफ क्या है। तो अप्रत्यक्ष संरक्षण के 5 एफ पूछा गया है, ये क्या है। तो इसकी जो 5 एफ है तो ये है ऑप्शन ए मक्खियाँ, उंगलियां, फोमाइट्स, भोजन और तरल पदार्थ जो है इसके 5 एफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए के अंतर्गत दिए गए बिंदुओं को स्तंभ बी के अंतर्गत दिए गए बिंदुओं से सम्मिलित कीजिए। तो स्तंभ ए और स्तंभ बी इनको सम्मिलित करना है। तो देखिए एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाई, नोडर, मेटा और प्लेटी हेल्मी हेलमेंथेस। ठीक है। तो जो एनालिडा है, अगर हम बात करें केंचुआ, तो केंचुआ जो है तो ये किससे, ये एनालिडा से संबंधित है। बिल्कुल सही, एनालिडा ग्रुप का है कौन, केंचुआ। फिर आर्थ्रोपोडा ग्रुप का जो है तो ये चींटी है। तो सबसे पहले तो हमें एलिमिनेशन आना चाहिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन देखते हैं। एनालिडा, तो ये फर्स्ट का जो है तो डी है। अगर हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट का डी जो है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा समुद्री तारा और इसका हो जाएगा टैप बर्म। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेशन करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का डी है, बाकी सब में फर्स्ट का बी, फर्स्ट का ए और फर्स्ट का ए दिया है, तो इसलिए बाकी 3 एलिमिनेट हो जाएंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने का प्रावधान है। इनमें से एक है पात्रता की तिथि, यानी पात्रता की तिथि। ठीक है, अब तक आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक तिथि 1 जनवरी पर विचार किया जाता था। इस संबंध में विधेयक में क्या सुधार करने की बात कही गई है। तो 2 तिथियां जोड़ने का प्रस्ताव 1 जनवरी और 1 जून, पात्रता तिथि के विचार को समाप्त करना, पूरे वर्ष नामांकन, या फिर 4 तिथियां जोड़ने का प्रस्ताव 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, या फिर 3 तिथियां जोड़ने का प्रस्ताव 1 जनवरी, 1 मई या 1 सितंबर। तो देखिए इसमें है कि पात्रता जो है, जैसे मैं मान लो कि मैं अभी फरवरी में 18 का हुआ, कहने की बात, ठीक है, मैं पात्र हो गया, मैं फरवरी में 18 का हो गया, लेकिन जो पात्र थे यानी जो पात्रता तिथि में जो है तो वर्ष नामांकन, जो नामांकन होना था वो जनवरी में हो गया, लेकिन मैं 18 का हुआ, मैं फरवरी में 18 का हुआ या फिर जनवरी में 18 का हुआ, लेकिन जो है तो पात्रता की तारीख क्या थी, 1 जनवरी थी। उसके बाद मैं पूरे जो है तो मेरा नामांकन, मैं पात्र हो गया था वोट देने के लिए। तो इसको जो है तो इसी में विधेयक सुधार, इसी विधेयक में जो है तो सुधार करना था। तो इसके लिए जो है तो 4 तिथियां जोड़ गई। कौन सी 4 तिथियां इसमें जोड़ने का प्रस्ताव, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इन 4 तिथियों में जो है तो आप अगर पात्र हो जाते हैं वोटिंग के लिए, नामांकन के लिए, तो आपका जो है नामांकन कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाली बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु निम्न आय वाले परिवार के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की। तो आशीर्वाद योजना किसने शुरू की थी, तो एक ही थी जुलाई 2020 में, पंजाब ने। किसने, पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन डैश की पूर्व विधेयक अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पूर्व विधेयक किसकी, तो ये राज्यपाल की मर्जी से, यानी राज्यपाल की विधेयक अनुमति से ही ये प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए जो जनगणना हुई थी 2011 की, ठीक है, उसके हिसाब से पुरुष और महिला की साक्षरता दर जो है तो उसका डिफरेंस पूछा गया, उनके बीच का अंतर पूछा गया। अगर हम बात करें पुरुष, तो पुरुषों की जो साक्षरता दर थी तो ये थी 82.14%। और अगर हम बात करें महिला, तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो महिलाओं की साक्षरता दर थी 65.46%। ठीक, कितनी, 46% थी। अब हम 82.14 में से 65.46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8, 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.68। कितना, 16.68। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो महिलाओं की और पुरुषों की साक्षरता दर है तो इसका अंतर कितना है, तो ये है 16.68%। कितना, 16.68%। अगर हम बात करें भारत की जनगणना, तो भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो पहली जनगणना, तो जो पहली जनगणना हुई थी भारत में, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1872 में।
वायसराय मियो के समय, किसके? वायसराय मियो के समय पर हुई थी ब्रिटिश भारत में। फिर अगर पूछा जाए कि पहली पूर्ण जनगणना यानी पूरी जनगणना कब हुई थी? पहली पूर्ण जनगणना, तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है ये कब हुई थी? तो हुई थी 1881 में, वायसराय रिपन के समय पर हुई थी, वायसराय रिपन के समय। और हमारी अब जो अगली पंचवर्षीय योजना है 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण नहीं हुई। और अब अभी जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने जो है तो ये ऐलान कर दिया कि 2026 में जो है अब सेंसस करवा जाएंगे, जनगणना जो है ये करवा जाएगी, और इसके साथ जो है तो जातिगत गणना भी की जाएगी इस साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है ये शुरू किया गया था ये 2015 में। कब? 2015 में, और 1 जुलाई 2015 में ये शुरू किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से अगर हम बात करें मनीष नरवाल, तो मनीष नरवाल जो है तो एक पैराशूटर है, ठीक है, पैराशूटर है ये। तो फिर है ऑप्शन बी, तो मनिका बात्रा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनिका बात्रा जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। फिर के श्रीकांत तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। और पंकज अडवाणी तो स्नूकर एंड बिलियर्ड्स, स्नूकर एंड बिलियर्ड्स से ये संबंधित है पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है ऑप्शन ए नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करती है? हराकेली नाटक, अभिधान, चिंतामणि, पृथ्वीराज रासो या राज मार्तांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद वरदाई ने लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उनके प्रेम की कहानी यानी उनके कार्यों का उल्लेख किया गया। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान, तो ये एक चौहान वंश के राजा थे, चौहान, ठीक है, इनको चौहान या चाहमान वंश का राजा भी कहा जाता है, चाहमान वंश का इनको जो है राजा कहा जाता है, ये सम्राट कहलाते थे। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 2 युद्ध लड़े, एक तराइन का पहला युद्ध है, तराइन का पहला युद्ध है, एंड तराइन का दूसरा युद्ध है, दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। पहला हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। 91 वाले में जो है तो किस किस के? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में, और ये भी जो है जो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था इसमें जो है तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। फिर इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, लेकिन इस युद्ध में जो है तो मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार गए थे और उनको यहाँ पर मार दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास। तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास जो है तो ये आईएनसी के नेता थे। इन्होंने 1922 का जो आईएनसी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन था, यहाँ पर ये अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा चित्तरंजन दास जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, किसकी? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर? ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। किसके साथ? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। और जो चित्तरंजन दास हैं ये स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है तो स्वराज पार्टी के पहले सचिव थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल गुरु हैं, ठीक है, राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने 1906 में पुणे में किसकी स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में पुणे में, ठीक है। गांधी जी के महात्मा राजनीतिक गुरु हैं और इन्होंने द हितवाद, क्या? द हितवाद नाम की एक पत्रिका भी चलवाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर हम बात करते हैं भगत सिंह। तो भगत सिंह जिनको शहीद आजम कहा जाता है,
शहीद ए आजम। क्या शहीद ए आजम इनको कहा जाता है। इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने 1928 में HSRA की स्थापना की। किसकी। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। कहाँ पर। दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। और HSRA जिसको पहले हम HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते थे। फिर जो है तो इन्होंने 1928 में, ठीक है, किसको, जॉन सॉन्डर्स को मार गिराया। जॉन सॉन्डर्स को मारा, ठीक है, जॉन सॉन्डर्स को मारा था क्योंकि जो है तो जब साइमन कमीशन आया था भारत में, उसमें जो है तो बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर जो है तो जॉन सॉन्डर्स को एक रैली जा रही थी, उसमें जो है तो उन्होंने इनको लाहौर में जाकर मार गिराया था। और इसी के कारण जो है तो उनको 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जो है ये फांसी दी गई थी। इसके अलावा इन्होंने जो है तो 1929 में, कब, 1929 में जो सेंट्रल असेंबली थी यानी केंद्रीय विधानसभा थी, वहां पर इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। फिर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जिनको हम क्या, इनको हम नेताजी कहते हैं। क्या, सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी कहते हैं। इन्होंने जो है 1938 का हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष थे INC की, हरिपुरा। और 1939 का जो INC अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, यहाँ पर जो है ये अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने जो है तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। किसकी। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, इसकी स्थापना नहीं, इनका पुनर्गठन, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जिसको इंडियन नेशनल आर्मी कहते थे, इसका जो है तो इन्होंने पुनर्गठन किया था। पुनर्गठन इन्होंने किया था। और इसकी स्थापना जो है ये 1942 में हुई थी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है ये सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर था। और आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना जो है किसने ये की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इसके अलावा द इंडियन स्ट्रगल, इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध देव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो जाने जाते हैं तो ये प्रसिद्ध हैं, ये हैं सरोद के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो मौलिक कर्तव्य अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, संविधान के भाग 4A में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 51A में कितने, अनुच्छेद, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में कितने, 11 मौलिक कर्तव्य जो है हमको दिए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से, ये रूस यानी सोवियत संघ से लिया गया। अब यही पूछा गया कि भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकास करना। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, 5 वर्ष की अनिवार्य, ये वाला गलत है। तो ये वाला जो है तो ऑप्शन डी हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जो प्रतिक्रिया होती है तो उससे जिंक सल्फेट बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये जो कालिदास सम्मान है ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कालिदास जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया यानी भारत का शेक्सपियर जो है इनको कहा जाता है। और जो कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं, इनके दरबार में थे। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, मेघदूत, ऋतु संहार, ठीक है, ये कादम्बरी, ये सारी जो रचना है ये किसने करी है, ये सारी रचनाएं हैं कालिदास ने की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनिमय के किस रूप में वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन विनिमय, ऋण विनिमय, मुद्रा विनिमय या वस्तु विनिमय। तो ये किया जाता है वस्तु विनिमय के रूप में। नेक्स्ट। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य
के लोकप्रिय मेले और त्योहार हैं? तो ये सारे कहाँ लगते हैं? तो ये सारे लगते हैं राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में लगते हैं। गणगौर, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए जैसे सिगरेट चलती है, उसी जो है तो इंडियन सिगरेट कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं बीड़ी, ठीक है, बीड़ी का बंडल। तो बीड़ी का बंडल यानी बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ये किसका? तेंदुपत्ते का, ठीक है। तेंदुपत्ता होता है जो उसको जो है तो तोड़ा जाता है और उसके बाद उसको सुखा कर जो है उसकी उसमें जर्दा भर का, ठीक है, जर्दा भर का, जिसको रगड़ा भी कहते हैं, उसको वो भर का जो खराब जर्दा होता है उसको भर का जो है उसको मोड़कर उसमें कुछ चिपका विपका कर उसको बीड़ी बना दी जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बीड़ी का बंडल, ठीक है, वो आपने देखे होंगे तो बीड़ी के बंडल तो उसी से बनते हैं, तेंदू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? अगर हम बात करें नागा पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ पर? ये नागालैंड में है। नागालैंड और कुछ हिस्सा इनका म्यांमार में पड़ता है। खासी पहाड़ियाँ ये मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ? मेघालय में। फिर शेबरॉय पहाड़ियाँ तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और जो तमिलनाडु में शेबरॉय पहाड़ियाँ यही जो है तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शेबरॉय पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। और फिर अनाईमुडी पहाड़ियाँ, तो अनाईमुडी पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पर? ये केरल में पड़ती हैं। और जो है ये किसका? ये पश्चिमी घाट का हिस्सा। किसका? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है। और अनाईमुडी जो है तो ये दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? तो शांति निकेतन सबको पता है, शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। कब? 1901 में की थी। फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी रविंद्रनाथ टैगोर की, तो ये पहले भारतीय, एशियाई एंड गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं जिनको जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला। क्या? नोबेल, नोबेल मिला। इनको कब मिला था? 1913 में मिला था। किसके लिए? साहित्य लिटरेचर के लिए। किसके लिए? साहित्य लिटरेचर के लिए जो है इन्होंने इनको जो है ये मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में। और जो है तो इन्होंने की एक किताब थी गीतांजलि, इसी के लिए इनको जो है ये मिला था। फिर महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं, मैं इनके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, आज नहीं बताने वाला। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? कौन सी की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जिसमें हमने जो है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।